हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। क्या हाल है आप सभी के? आई होप सब मस्त है, सब मक्खन है। मेरी वॉइस सबको आ रही है। इससे पहले हमने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज अब हम लेने जा रहे हैं। फिर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे को सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर देना। फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत लगा रहे हैं आप सभी के लिए। हम स्टाफिंग तक A to Z सिलेबस कर चुके हैं बुक 1 का। ये हमने बुक 2 उठाई है, फाइनेंसिंग डिसीजंस हम कर रहे होंगे आज की क्लास में। चैप्टर 9 आपका बिजनेस फाइनेंस है, उसमें यार आपका हम कर रहे होंगे। इस वाले टॉपिक में आज हम करने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होते हैं। अब आप कहोगे इससे पहले क्या हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया है? यस, वी हैड ऑलरेडी डन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और जाके चेक करो कि यार हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये सारी की सारी लाइव क्लास होने वाली है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 जो बुक 2 का है आपका। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12 है यार। फुल एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज, केस स्टडी सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व हो रही होंगी। घबराने की एक भी % बात नहीं होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। राइट, चलो सर। बिजनेस फाइनेंस में हमने 3 डिसीजन के बारे में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। ये हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हम A to Z डिटेल में टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, मूव ऑन करते हैं। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस कौन से होते हैं या फाइनेंसिंग, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग चीज है, फाइनेंसिंग डिसीजंस अलग है। फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को फाइनेंस भैया कहां से करोगे, पैसा कहां से उठाओगे। और यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि जैसे आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में, अकाउंटेंसी क्लास 12th में पढ़ा होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप सोल प्रोप्राइटर हो सकते हो, पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, एलएलपी करके पढ़ा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? तो यार उन सबको हम खारिज कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं भैया हम तो एक ही मोड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो फॉर्म है कंपनी। कि हमारे हिसाब से कोई सोल प्रोप्राइटर ये सब कुछ नहीं होता, एक कंपनी होती है जिसको इन्होंने दूसरा नाम दे रखा होगा फर्म। इससे एक्सटीड बात नहीं बोली होगी, या तो कंपनी की बात करी होगी या फर्म की बात करी होगी। इस पूरे चैप्टर में ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रखे हैं, ये दोनों सिनोनिम है सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के आगे हमेशा या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखा होता है। फर्म नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर फर्म भी हो सकती है। पर इस चैप्टर के हिसाब से ये मैंने बता दिया, ये जो पूरे मैंने बताया ये मैंने बताया रियल डिफरेंस। बट इस चैप्टर के हिसाब से फर्म और कंपनी बिल्कुल सेम है। ये आपको असम्पशन लेके चलनी ही चलनी है, ठीक है। अब सर फाइनेंसिंग डिसीजन है क्या? सर द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस। बताया ना, एक कंपनी, हमने यहां पे बात करी कि पैसा कहां से उठाएगी। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है हाउ विल यू फंड योर कंपनीज ऑपरेशन, हाउ विल यू फंड द थिंग्स द हैपनिंग दैट आर गोइंग ऑन विद योर कंपनी। आपकी कंपनी में अगर एम्प्लॉइज की जरूरत है, आप उन कंपनी को पैसा कैसे दोगे, आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करोगे, इन सब में एक्सपेंसेस काउंट होते हैं ना। तो यही बात कर रखी है। This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. Short-term sources are studied in the working capital management. देखो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में होता है, वो हम बात कर रहे होंगे इसी पूरे टॉपिक में। कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो भी फाइनेंस उठा रहे हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए उठा रहे हैं। फाइनेंस एक ना बहुत ही लेमैन टर्म्स में तुम समझो, एक बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझो कि तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है तो तुम क्या करोगे। तुम या तो खुद के घर के पैसे लगाओगे या फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके आओगे, ये सब करोगे ना। बट ये तो रहा सोल प्रोप्राइटर पे बात होगी। जब तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड होता रहेगा ना, तुम फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा नहीं ले सकते ऐसे कि ठीक है यार ये तो मेरा फ्रेंड है, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा और मैं इसको दे दूंगा 1 साल बाद, सेम प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, मैं इसको इंटरेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरा फ्रेंड है ना, ये मेरे को इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा। बट भैया बिजनेस की दुनिया में ऐसा नहीं है। पैसा दे रहा है तो इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा किसी से तुमने लिया है तो यू हैव टू गिव इंटरेस्ट, क्योंकि वो तुम्हें लेंड कर रहा है, वो एज अ टाइप ऑफ लोन, एज अ टाइप ऑफ डेट है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले लूंगा, पर्सनल सेविंग से पैसा लगा दूंगा बिजनेस में,
ये सारा का सारा इनफॉर्मल बातें हैं, और ये इनिशियल लेवल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस सेटअप हो रहा होता है तब के लिए तो अच्छी बात है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना कि अगर कंपनी को तुम्हें एक्सपैंड करना है, ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस लगानी है, कंपनी को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना है कि उसके पास फंडिंग आती रहे और कंपनी चलती रहे, प्रोडक्शन करती रहे, एम्प्लॉयज को पैसा मिलता रहे, कंपनी ग्रो करती रहे, वो कैसे पॉसिबल है? सर वो पॉसिबल है फाइनेंसिंग डिसीजन लेके। फाइनेंसिंग डिसीजन बोलता है कि जो भी हम डेट उठा रहे हैं, पहली बात तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में काम आता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस को एक्सपैंड करने में, मशीनरी खरीदनी है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी है, इन सब में काम आता है। तो इसके सोर्सेज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज, कि कहां से हम पैसा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इस चैप्टर में, बिल्कुल मत समझ लेना। इसको कंपनी की तरह ट्रीट करो। अब मैच्योरिटी वाली बात करो, क्लास 12 में मैच्योरिटी वाली बात करो। सर हमारे पास दो सोर्सेज है, एक तो शेयर होल्डर्स फंड, एक है बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बराबर में तुम लिख सकते हो इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड के बराबर में तुम लिख सकते हो, दिख रहा है ना, एक बार दिख रहा है ना, शेयर होल्डर्स फंड के तुम बराबर में लिख सकते हो इक्विटी, और सेकंड है बोरोड फंड्स, मतलब लोन फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब अगर तुम बोलोगे ना कि सर शेयर होल्डर्स फंड्स इक्विटी समझ नहीं आई, तो आगे चलने से पहले इनको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरी एक कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी पब्लिक कंपनी कर दी, मतलब जो जनरल पब्लिक है वो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। इन रिटर्न मैं उन जनरल पब्लिक को जो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसे दे रही है, मैं उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना दूंगा। उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट करी है जियो के ऊपर, सॉरी अभी अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। वो कोई सेटअप खोल रहे हैं जिसमें आपका रिलायंस की एक एप्लीकेशन आएगी, उस पर आप सब कुछ कर सकते हो। अभी तो हम व्हाट्सएप अलग कर रहे हैं, फिर आपका कैब ड्राइविंग के लिए उबर है, ओला है, फिर आपका फूड ऑर्डरिंग के लिए स्विगी है, जोमेटो है। तो फेसबुक और रिलायंस मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिसमें एक एप्लीकेशन आएगी, उस पर आप सब कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो, फूड ऑर्डर भी कर सकते हो, ग्रोसरी स्टोर ऑर्डर भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, रिचार्ज भी करवा सकते हो। कोई पेटीएम की जरूरत नहीं है, कोई गूगल पे की जरूरत नहीं है, सारा का सारा उस एप्लीकेशन में हो रहा होगा। तो फेसबुक ने जब इन्वेस्टमेंट करी है रिलायंस के अंदर और उन्होंने कोलैबोरेट करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात करी है, तो फेसबुक को रिलायंस की तरफ से, देखो फेसबुक ने रिलायंस को क्या दिया, पैसे, मनी, तो इन रिटर्न उसको क्या मिला, इसको मिला, रिलायंस ने फेसबुक को दिया शेयर होल्डर फंड्स, मतलब रिलायंस को मिला शेयर होल्डर फंड्स, मनी को यहां पे लिख दो एस एफ, शेयर होल्डर्स फंड मिले रिलायंस को, रिलायंस ने इन रिटर्न फेसबुक को क्या दिया, शेयर्स, कंपनी के शेयर्स। इन शॉर्ट कंपनी में एक हिस्सा दे दिया कि हाँ आप कंपनी के मालिक हो, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर के कंपनी के मालिक हो। अगर मैं कहूं एक शेयर्स को बोलूं कि भाई 100% शेयर्स है किसी कंपनी में, तो फेसबुक ने ऑलमोस्ट 11% शेयर्स खरीद लिए कंपनी के। 11% ऑफ द कंपनी का मालिक अब बन चुका है फेसबुक। ये छोटी बात है शेयर होल्डर फंड। तुम्हें लोग बहुत डिफिकल्टी में समझा सकते हैं और बहुत पूरे ट्रैप में डाल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड ये होता है वो होता है। घबराना मत, फेसबुक और रिलायंस का एग्जांपल ले लेना। फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करी तो उनको क्या मिला, रिलायंस को मिला मनी, ब्रैकेट में लिखना शेयर होल्डर्स फंड। फंड मतलब जो शेयर होल्डर से आ रहा है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स कौन है इस केस में, सर इस केस में शेयर होल्डर्स है फेसबुक, शेयर होल्डर्स है फेसबुक। अब रियलिटी में न्यूज के हिसाब से 11% और 12% ऐसा कुछ फिगर है, बट हम हाइपोथेटिकल फिगर लेके चल रहे हैं, हाँ 11% है। तो फेसबुक रिलायंस कंपनी में 11% शेयर का मालिक बन गया। कैसे बन गया जी, अरे दिया तो फेसबुक ने पैसा। अगर तुम्हें कि अपनी कंपनी में कोई शेयर होल्डर बनाना है तो तुम उससे पैसा मांगोगे ना, हाँ यार तू मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, तू मुझे बस पैसा दे दे। उस पैसे का रिलायंस बहुत कुछ कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। तो वो फंडिंग उठाना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फाइनेंस अरेंज करना इससे इससे मुश्किल टास्क कुछ नहीं है, इससे रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टास्क कुछ नहीं है। जब पैसा होगा भैया कंपनी तभी चलेगी। कंपनी अच्छे प्रोडक्ट से नहीं चलती भैया, पैसे से चलती है। जब भी कोई इनिशियल स्टार्टअप किसी मार्केट में एंटर होता है उसको फंडिंग चाहिए होती है। वो अपना आइडिया बेचता है, उसका तो प्रोडक्ट रेडी भी नहीं है, उसका प्रोडक्ट तो अभी मार्केट ने देखा भी नहीं, पर उसके पास फंडिंग आ जाती है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है। जैसे रिलायंस गया होगा फेसबुक के पास एज एन इन्वेस्टर कि भाई फेसबुक इन्वेस्ट कर देगा हमारी कंपनी में।
सिमिलरली कोई स्मॉल स्टार्टअप किसी बड़े कंपनी के पास जाता है ये सोच के कि ये कंपनी हमारी कंपनी को के अंदर कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देगी, तो वही इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी। फिर हम आगे बोरोड फंड। अब हम स्टार्टअप की बात कर रहे थे ना, स्टार्टअप के सीन में स्टार्टअप को किसी बड़ी कंपनी ने फंड कर दिया ना, तो वो बड़ी कंपनी पैसे देने के बजाय, पैसे तो दे रही है, उसके रिटर्न में कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी को मिल रहे हैं शेयर्स, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, स्टार्टअप के शेयर होल्डर्स बन रहे हैं कंपनी। अब आप बोलोगे यार एक कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगी, अरे ऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ब्रांड रिकॉग्निशन, अगर दो कंपनी साथ में काम कर रही है उनका ब्रांड बड़ा होगा, हाँ यार हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मैं तो इस कंपनी का भी मालिक हूं क्योंकि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो तुम देख रहे हो इमेज कितनी एनहांस हो जाती है, तो वो केस है इसमें, राइट। फिर हम आगे बोरोड फंड्स। ये तो बोरोड फंड्स है सर, आपने लोन ले लिया बैंक से, डेट इसको बोलते हैं, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन की भाषा में बोलते हैं डेट, डेट लेना। आई एम श्योर इतना सब क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट। शेयर होल्डर फंड्स रेफर टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। अब शेयर होल्डर फंड के भी दो पार्ट कर दिए हैं, पार्ट एक बार पढ़ लो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या है। पहले पार्ट पढ़ लो, इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। बहुत बढ़िया। इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल है जो हमारे केस में फेसबुक ने दी थी रिलायंस को, वो है इक्विटी कैपिटल। कि मतलब किसी ने बाहर से तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो है इक्विटी कैपिटल। सिमिलर अगर बात करो रिटेन अर्निंग्स का मतलब ये है, रिलायंस का अगर हमने एग्जांपल लिया, सर रिलायंस ने कमाया कुछ पैसा और वो पैसा उसका शेयर होल्डर्स फंड है। क्यों, ऐसा क्यों है, मैं पूछ सकता हूं ना तुम्हें, मैं पूछ सकता हूं कि रिलायंस ने पैसा कमा लिया, उसको रिटेन अर्निंग्स हो गई, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग्स का मतलब वो अर्निंग्स जो तुम अपने एम्प्लॉइज में, जो वो प्रॉफिट जो बांट नहीं रहे अपने पास रख रहे हो, वो भी तो शेयर होल्डर्स फंड है। क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, हम एक कंपनी में जब भी सेल कर रहे होते हैं, वो कंपनी के लिए नहीं कर रहे होते, वो शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे होते हैं। कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का मालिक रिलायंस जियो नहीं है, रिलायंस जियो मुकेश अंबानी नहीं है कंपनी का मालिक। कंपनी का मालिक सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं, फेसबुक भी है, मुकेश अंबानी भी है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल शेयर होल्डर्स। कभी भी यार किसी भी स्टार्टअप का ना ये देखना कि कितनी इक्विटी किसके पास है, इक्विटी का मतलब कितने शेयर्स किसके पास है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी का मालिक कौन है। तुमने पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में पढ़ा होगा कि अगर पब्लिक 51% ऑफ द कंपनी ले लेती है तो कंपनी की मालिक बन जाती है, तो ये क्या है, 51% ऑफ द शेयर्स। तो रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए रख रखी है बट अभी तक बांटी नहीं है। आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। एक बार देखो, इक्विटी कैपिटल जो फेसबुक ने इन्वेस्ट किया एज मनी रिलायंस के ऊपर, और रिटेन अर्निंग्स जो प्रॉफिट कमाए, बेसिकली इसको तुम बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट कमाए, और वो प्रॉफिट अभी तक कंपनी के अंदर ही है, किसी को दिए नहीं है, ठीक है। बोरोड फंड्स रेफर टू द फाइनेंस रेज्ड एज डिबेंचर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। इसको तुम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बोल सकते हो कि हाँ ये तो डेट है। डिबेंचर्स डेट एक ही बात है, डिबेंचर्स एक बात तो नहीं है वैसे, अकाउंटिंग टर्म्स में दोनों अलग अलग बात है, बट ये मान लो कि तुमने लोन उठाया, ठीक है। A firm has to decide the proportion of funds to be raised from either source based on their basic characteristics. अब एक फर्म को जब चूज करना है कि सर मैं या तो फेसबुक को इनवाइट कर लूं पैसे देने के लिए और मैं उसको अपना पार्टनर बना लूं बिजनेस में, क्योंकि इनडायरेक्टली जब फेसबुक रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है तो एक दूसरे का पार्टनर बन रहे हैं ना, ये बात आई है समझ। या मैं कंपनी से लोन उठा लूं, इस केस में मेरे को किसी को पार्टनर नहीं बनाना पड़ेगा, बस मेरे को किसी बैंक से लोन उठा के बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, आई एम श्योर ये दो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। अब हमें फर्म को डिसाइड करना है कि क्या करना है फाइनली, कि सर शेयर होल्डर फंड उठाएं या डेट उठाएं, या इक्विटी बांटें या डेट उठाएं, लोन ले बैंक से या शेयर होल्डर्स फंड के पास जाए, ये डिसाइड करना है। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट अ फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट। जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे होगे, बोरोड फंड्स का मतलब डेट के ऊपर, जब भी आप डेट उठाते हो, लोन उठाते हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर तुमने बैंक से पैसे लिए हैं तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। ये कंडीशनैलिटी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव बोरोड यू हैव टू गिव एनी हाउ, चाहे तुम्हारा बिजनेस चल रहा हो या ना चल रहा हो। बट शेयर होल्डर्स फंड देखो, थोड़ा कंपैरिजन मोड में आ गए हम। शेयर होल्डर्स फंड में ऐसा नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो कोई बात नहीं, लाइकवाइज, ठीक है। फिर बोल रखा है लाइकवाइज बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स्ड टाइम। बोरोड फंड को आपको रीपे भी करना पड़ता है एट अ फिक्स्ड टाइम, वो लिखा हुआ है।
Shareholder fund, on the other hand, involve no commitment regarding the payment of returns or repayment of capital. जब फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो फेसबुक ने तो कॉन्फिडेंस में कर दिया, हाँ सर रिलायंस अच्छी कंपनी है, हमारा शेयर डबल हो जाएगा, हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हमारी वेल्थ बढ़ेगी। बट ऐसा हो अगर कि भैया जो रिलायंस है वो नहीं परफॉर्म कर पा रही, रिलायंस ने धोखा दे दिया और कह दिया कि यार हमारा बिजनेस तो चौपट हो गया, तो फेसबुक उसमें कुछ नहीं कर सकती, फेसबुक उसमें कुछ कर ही नहीं सकती। देयर इज नो कमिटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स। जरूरी नहीं है, रिलायंस कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि हम पेमेंट करेंगे ही करेंगे आपको या आपका कैपिटल रिटर्न हो जाएगा, देयर इज नो कमिटमेंट। पर हाँ, अगर हमने बोरोड फंड्स किया है उसमें हमें हमें लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और फिर लास्ट में बोल रखा है, तो इसमें यार हमें एक ऑप्टिमम बैलेंस बना के चलना है कि हमें कितना डेट लेना चाहिए, कितनी इक्विटी लेनी चाहिए एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। ये लास्ट टॉपिक है आज का। आई एम श्योर आपको अभी तक बिल्कुल जिस समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत पढ़ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखो, पर एनसीईआरटी मत पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ के पूरा का पूरा कंफ्यूजन होने लग जाएगा। अभी तुम ये देखो, डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन के पार्ट है, डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन के पार्ट है, इसके ऊपर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यू, राइट। एक बार देख लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, ये हमारा पूरा का पूरा हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं, राइट। चलो जी, फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद द डिसीजंस अबाउट हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम व्हिच सोर्स। फाइनेंशियल डिसीजन ये बोलता है जब हमने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि हम या तो डेट उठा सकते हैं, इक्विटी उठा सकते हैं, या शेयर होल्डर्स फंड्स ले सकते हैं, या बोरोड फंड्स ले सकते हैं, ये हमने बात कर लिया। अब हमें देखना है, फाइनेंशियल डिसीजन ये बोलता है यू हैव टू ऑप्टिमली डिसाइड कि कितना पैसा तुम्हें किस सोर्स से उठाना है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी तुम पैसा उठाते हो किसी मार्केट से, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड। अगर कोई तुमसे पूछे कि यार 100 रुपए दे दे, कोई अगर तुम्हें कहे ना मेरे यार मेरे को 100 रुपए दे दे, मैं तेरे को कल रिटर्न करता हूं, ऐसे ही मत दे देना। उसको कहना भैया इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2%। भाई ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कहना भैया 2% लगेगा, क्योंकि मैं अपने पैसे को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। 100 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है, कल कम होगी, मैं तेरे को लेंड तो कर रहा हूं, बट इन रिटर्न मेरे को तू पैसा दे दियो, कम इसलिए होगी क्योंकि इन्फ्लेशन है। समझना इस बात को। तो आज 100 रुपए फाइनेंशियल डिसीजन के हिसाब से सोचो, आज अगर तुम्हें कोई कहना तुम्हारा भाई कि भैया 100 रुपए दे दे, उससे अगले दिन 102 रुपए मांगना, 100 रुपए मत मांगना, 2% इंटरेस्ट के साथ मांगना। तो उस बंदे के लिए वो 2 रुपए एक्स्ट्रा जो वो दे रहा है, अब उस जो तुम्हारा फ्रेंड है जिसको पैसे चाहिए, उसको इमरजेंसी है, वो तो 100 रुपए लेगा। अगर तुम 5% इंटरेस्ट बोलोगे तब भी लेगा, तो हाँ वो 100 रुपए लेगा। पर सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, वो कैपिटल उसने अपने हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, तुम्हारे दोस्त ने कैपिटल रेस कर ली 100 रुपए, उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है 2 रुपए, जो तुमने इंटरेस्ट मांगा 2 रुपए इंटरेस्ट है, 2% ऑफ 100 रुपए कितना हुआ? 2 रुपए। तो ये 2% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाएगा। एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल रिस्क मतलब जिस इंसान को तुमने पैसे दिए, अब इस केस में तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हारा दोस्त जो है वो एक एंटरप्राइज है मान लो, जिस इंसान को तुमने पैसे दिए, क्या पता कल वो भाग जाए, वो पैसे दे ही ना तुम्हें, ऐसे भी तो हो सकता है। तो वो क्या है? फाइनेंशियल रिस्क। क्या पता वो जो बंदा है तुम्हारा वो 100 रुपए लेके भाग जाए, भाई उसका बिजनेस चले ही ना, जिस मामले के लिए जिस चीज के लिए वो 100 रुपए ले रहा है वो चीज काम ही ना करे, और वो कहे भाई मेरे तो 100 रुपए डूब गए, तो मैं तेरे तो 102 क्या मैं तेरे को 100 रुपए भी नहीं दे सकता, तो तुम्हारा एज एन इन्वेस्टर पैसा डूब गया ना। वो है फाइनेंशियल रिस्क की रिस्क कितना है, ठीक है। आई एम श्योर बिल्कुल लेमैन एग्जांपल से समझ आ रहा होगा। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। तो यार डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट का मतलब शेयर होल्डर्स फंड की कॉस्ट अलग होती है, डेट की कॉस्ट अलग होती है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिमल कॉस्ट के हिसाब से आपको चॉइस पड़ रही है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहला है बेटा कॉस्ट, सबसे पहला है कॉस्ट। इसको एक बार रब कर दे, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल देने वाला हूं, मजा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा और कहोगे वाह जी वाह आज पढ़ के आया मजा, आज बिजनेस फाइनेंस करके मजा आ गया, क्योंकि भैया सही है, सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी भैया, कॉस्ट क्या है, सब सही है, ये हमने ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल अभी पढ़ा, उसके लिए सही है। फिर रिस्क एसोसिएटेड विद द डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। डेट के साथ कुछ और रिस्क इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर्स के साथ कुछ और रिस्क इन्वॉल्व है। शेयर होल्डर्स को तुम अपने बिजनेस में जब एंट्री देते हो तो तुम्हारे बिजनेस का जो इमेज होती है वो चेंज होती है। जैसे रिलायंस ने फेसबुक को एंट्री दे दी अपने बिजनेस में इन रिटर्न ऑफ मनी, कहा ना, जब
जब जो हमारा एग्जांपल था, जब फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करी तो रिलायंस का वो पार्ट बन गई, इन रिटर्न उनको मनी मिला। तो एक रिस्क है यार, हमारी बिजनेस इमेज तो टार्निश नहीं हो जाएगी, हमारी बिजनेस इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी, और हम फेसबुक के प्रेशर में आके कहीं अंडर परफॉर्म करने लग जाएं, तो ये मल्टीपल रिस्क है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है। जब कोई नया इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो भी चाहता है कि उसके, वैसे फेसबुक चाह रहा है कि थोड़े बहुत एम्प्लॉयज उसके भी रिलायंस के ऑफिस में बैठे, ताकि समझ पाए कि भाई वर्किंग कैसे हो रही है, सही तो चल रही है, इन अलाइनमेंट तो चल रही है। सिमिलरली अगर तुम बात करो रिस्क का कि भाई डेट, डेट का क्या रिस्क है कि यार डेट का पैसा तुम्हें देना ही देना है, बहुत बड़ा रिस्क है कि यार तुम जो डेट बोला जाता है वो वैसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट बोली जाती है, क्योंकि उसका पैसा तुम्हें एकदम मिल जाता है। बट यार जब तुम रीपेमेंट के टाइम में होता है ना भैया, हवा छूट जाती है। लोन देने का किसी के तुमने पैसे देने हो भैया, हवा छूट जाती है, तो उस केस में तुम्हें रिस्क को भी ध्यान में रखना है। फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट ये है कि यार पैसा उठाने का ओवरऑल कॉस्ट कितनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें ये है कि यार पैसा उठाने का ओवरऑल कॉस्ट कितना है। अगर तुम्हें फ्लोटेशन कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़नी है तो वो एनसीईआरटी में एक बार दे रखी है, एक बार जरूर पढ़ना। ये पढ़ लो, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। जितनी ज्यादा पैसे उठाने का पैसा है, जितना ज्यादा मनी उठाने का कॉस्ट है उतनी कम अट्रैक्टिव सोर्स है। तुम्हें अपना पैसा कोई महंगे तरीके से थोड़ा उड़ाना है। कोई अगर तुम्हें कहे भैया 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है, कोई तुम्हें कहे 20% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो तुम समझ लेना हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट है ना 20% में, सर लेस मेरे को नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट, मेरे को इस इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को तो ऐसे सोर्स से कैपिटल उठाना है जहां पे मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट की जो परसेंटेज होगी, जो अमाउंट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। यस, तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक बार इसको आगे मूव ऑन करते हैं। राइट, एक बार पानी पीते हैं और इसको आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है जी, सब सही चल रहा है। फिर हम आते हैं कैश फ्लो ऑफ पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कैश फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम किस सोर्स के ऊपर जाने वाले हो। A stronger cash flow position make debt financing more viable than funding through equity. कैश फ्लो का मतलब अगर तुम्हारे पास इनफ सोर्स ऑफ कैश है तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा किस चीज में, आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा पैसे उठाने में। एक सेकेंड, अगर कैश फ्लो ज्यादा है तो आपको ज्यादा मजा आएगा, कैश फ्लो ज्यादा है तो आप डेट के लिए रिस्क उठा सकते हो। हाँ यार मैं इंटरेस्ट दे दूंगा कैपिटल का, कोई बात नहीं है, बट मेरे को डेट ला के दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में कोई भी डाइल्यूशन हो मतलब अगर आप इक्विटी उठाते हो तो आपके डिसीजन मेकिंग में कोई और पार्टनर भी ऐड हो जाएगा, बट आप नहीं चाहते, आप चाहते नहीं यार मेरे पास कैश फ्लो इनफ है तो मैं डेट उठाने के लायक हूं, मैं डेट आराम से पे कर दूंगा, मुझे पता है। तो यस, कैश फ्लो पोजीशन आइडेंटिफाइज, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस सिग्निफाइज कि हाँ भाई जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा स्ट्रॉन्ग उतना तुम डेट उठाने के ज्यादा उत्सुक होगे, उतना तुम डेट उठाने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगे। राइट, चलो जी, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत बढ़िया, कि तुम्हारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है बिजनेस की, कितना खर्चा रेगुलरली जा ही रहा है कि भैया आज मैं काम करूं ना करूं, मैंने एक महीने तक बिजनेस क्लोज रखा हुआ है बट मेरा लिमिटेड मेरा एक सेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जा रहा है कि मेरे को एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, रेंट देना है, ये क्या है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तुम्हारी सेल हो या ना हो तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आनी ही आनी है, तुम्हारा बिजनेस काम करे या ना करे, ऑपरेशनल हो या ना हो, ऑपरेशन कॉस्ट आनी ही आनी है। इफ अ बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एग्जांपल बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस, ये सब अगर हो तो भैया उसके केस में उसे क्या करना चाहिए, उसके केस में उसको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भैया पैसे ही नहीं है भरने के लिए पैसे नहीं है। वो तो कहेगा भैया एक और पार्टनर ऐड कर दो, हमारा बर्डन भी कम होगा, वो हमें गाइड भी कर पाएगा, एक के भले दो। जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतने ज्यादा मजा आएगा। तो इस केस में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं बनना पड़ेगा, उनको बस एक प्रॉमिसिंग पिक्चर ऑफ द बिजनेस शो करनी पड़ेगी। हाँ देखो सर, आप हमारी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करोगे ना हम बूम कर जाएंगे, हमारा जो सेक्टर है वो बूम कर रहा है, इकोनॉमी में बहुत मजा आएगा, प्लीज हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें लिख रखा है इफ अ बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही विल प्रेफर इक्विटी। इसको एक बार लिख लो, ही विल ऑलवेज प्रेफर इक्विटी। और वाइस वर्सा, अगर सर लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उस केस में डेट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है तो हाँ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन बॉरोड फंड्स देने के लायक हैं। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशंस।
कंट्रोल कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ना है। बिजनेस का कंट्रोल, बिजनेस का डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास कब तक रहने वाली है। इश्यूज ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, बताया ना, डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। ये हमने किसमें पढ़ी है, एक और बात, ये हमने बात पढ़ी है रिस्क में कि कितना रिस्क है। सिमिलरली कैश फ्लो में पढ़ी है। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब इक्विटी तुम जितना बांटोगे उतना तुम्हारे मैनेजरियल डिसीजन में डाइल्यूशन हो जाएगा। पहले एक बंदा ले रहा था क्योंकि एक शेयर होल्डर था, फिर अब 3 हो गए तो 1 2 3, फिर 6 हो गए 1 2 3 4 5 6। अब ये तुम्हारा जितना भी कंट्रोल है, पहले एक आदमी ले रहा था, अब 3 ले रहे हैं, फिर 6 ले रहे हैं, देख लो फिर 6 ले रहे हैं, तुम समझ रहे हो। तो जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, जितना ज्यादा शेयर होल्डर फंड तुम ले रहे होगे, उतना ज्यादा तुम्हें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्पर्स करनी पड़ेगी। अब ये बोलते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब इतने सारे जब कुक होते हैं, इतने सारे जब डिसीजन मेकर्स होते हैं, सारा का सारा डिसीजन चौपट हो जाता है। तो ये वही बात है, राइट। डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन। बट यही अगर इस बंदे ने डेट उठाई होती, इस बंदे ने कहता कि नहीं सर मेरे को तो इतने सारे पार्टनर्स चाहिए नहीं, मेरे को तो इतने सारे शेयर होल्डर्स चाहिए नहीं, मैं तो डेट उठा लूंगा, उस केस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी के पास होती और किसी के पास ना होती। उस केस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डाइल्यूट नहीं होती, मैनेजमेंट का डिसीजन बिजनेस के ऊपर रहता है, मैनेजमेंट का डिसीजन बिजनेस के ऊपर डाइल्यूट नहीं होता और लोग नहीं आते। जब तुम डेट लेते हो लोग नहीं आते, बट जब तुम शेयर होल्डर्स फंड्स उठा रहे हो, शेयर होल्डर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं, राइट। इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर बिजनेस स्टडीज आपको मिल रहे होंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। अभी तक आप समझ चुके हो, अगर आपने लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज आगे कर लो। वहां पे आपको A to Z नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, ये सारी की सारी वीडियोस, ऑल वीडियो लेक्चर्स एडवांटेज आपको मिल रहे होंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। चैप्टर 9 बुक 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के हमने 3 पार्ट्स करे हैं आज, ठीक है, यूनिट, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। चैप्टर 9 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यूट्यूब पे हमें मिल नहीं रहे भैया, कहां पर है, घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा मटेरियल आपको मिल रहा होगा लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। जब आपके एग्जाम्स होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे मत आना, कंफ्यूज हो जाओगे, बौखला जाओगे, कहोगे भाई क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जितने भी हम यूट्यूब पे सेशन ले रहे हैं सारे के सारे आप एप्लीकेशन में दे सकते हो, सीरीज वाइज, पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, सारे वहां पे दे रखे होंगे लाइन टू लाइन, राइट। और लेसन नोटिफिकेशन आपको मिल रहे होंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज आके कर लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यार, कॉमर्स वालों बता रहा हूँ, कॉमर्स वालों का टेलीग्राम ग्रुप अलग है, ह्यूमैनिटीज वालों को टेलीग्राम ग्रुप अलग है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको मिल जाएंगे। प्लीज जाके एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन प्लीज जरूर कीजिएगा, राइट। बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आर अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी iOS यूजर्स हैं वो यार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है, उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये वाली जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ एंड्रॉइड में अभी काम कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।